हेलो विद्यार्थियों, आज का वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण, है ना। इस चैप्टर को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जितना कॉन्सेप्ट इसमें बन सकता है वो हम सारा देखने का प्रयास करेंगे। और इससे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का है, आप इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखीय समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि एग्जाम में हर साल 2 या 5 नंबर कम से कम तो पूछ ही देता है ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दावली के बारे में जानेंगे, क्या कि मैथ में अगर हम सीधे पढ़ाना चालू कर दें अगर आपको कि क्या होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण, तो आपको समीकरण नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि समीकरण क्या होता है क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण यानी क्या बोलता है इसको इंग्लिश में? इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन। यानी इक्वेशन क्या होता है? यानी दो राशियों के बीच बराबरी का संबंध, यानी दो राशियों के बीच बराबरी का संबंध। ये क्या कह रहा है इसका मतलब? मान लेते हैं दो राशि, मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 6, यानी कि ये एक प्रकार का क्या हो गया? ये एक प्रकार का समीकरण हो गया। x प्लस 7x प्लस 2x बराबर 6, क्या ये एक समीकरण है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, क्या ये समीकरण है? हाँ, ये समीकरण है। क्यों समीकरण है? क्योंकि इसके बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर। तो जहां भी बराबर का चिन्ह आ जाए यानी कि वो समझ जाइए कि वो क्या है? एक प्रकार का समीकरण है। क्या है? एक प्रकार का समीकरण है। दूसरा देखिए क्या शब्दावली हम जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कि वेरिएबल, यानी कि कोई भी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वेरिएबल को पहले जान लेते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है? चर। क्या है इसका हिंदी? चर। चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित ना हो। क्या हो? निश्चित ना हो। निश्चित नहीं होगा मतलब क्या हो गया? यानी कि इसका मान बदलेगा। क्या होगा? इसका मान बदलेगा और बदल सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं, यानी कि उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 1/2 -1/2 डॉट 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 डॉट, हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि एक्स का मान क्या होता है? बदलता है ना। वाई का मान भी क्या हो सकता है? बदल सकता है। 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड, इसका मान हम क्या है? कुछ भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब हो गया कि इसका मान बदलेगा, है ना। इसका मान बदलेगा। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वाई का मान कुछ होता है। यानी कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें अगर एक्स रहेगा वाई रहेगा तो उसमें कुछ भी मान हम रख सकते हैं, यानी कि एक्स का मान बदलेगा। अगला क्या बता रहा है? अगला अगला क्या है? अगला क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हो गया अचर। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलेगा। जैसे यानी जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे 5 6 7 8, क्या इसका मान बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या है? निश्चित है। यानी 6 है तो 6 ही होगा, 7 है तो 7 ही होगा, 8 है तो 8 ही होगा। जैसे कोई भी समीकरण में अगर लिखा रहे 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, है ना, तो ये 8 क्या हो गया? ये एक प्रकार का क्या हो गया? ये अचर हो गया। क्या हो गया? अचर। अचर मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या हुआ? कांस्टेंट। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये सब क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। 1/2 जो भी है ये सब सारा कांस्टेंट कहलाएगा। अगला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब हो गया गुणांक। गुणांक क्या होता है? तो बच्चों हम गुणांक बताते हैं कि वेरिएबल के साथ क्या होता है? गुना में होता है। क्या होता है? वेरिएबल। अभी जस्ट हम बताएं तुम आप लोगों को पहले कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी होता है। अगर इसके पहले हम कुछ गुना कर दें, 5 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, 1/2 गुना कर दें, या 4/3 गुना कर दें, या 5/3 गुना कर दें, यानी कि जो x के साथ गुना में रहेगा, x के साथ जो गुना में रहेगा वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। यानी x का गुणांक क्या हो गया? 5, y का गुणांक क्या हो गया? 6,
और जेड का गुणांक क्या हो गया 1/2। यानी कि एक्स वाई जो भी चर होगा उसके जो गुणा में होगा, उसके साथ जो गुणा में होगा वही क्या कहलाएगा, वो गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो गुणांक कहलाएगा। अगला अगला है कि रेखिक समीकरण क्या होता है। रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। यानी जिस समीकरण में सभी चर की घात केवल एक हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी आपको पिछला चैप्टर में आपको बताए थे कि बहुपद में कि रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें जिसका पावर क्या हो, एक हो। तो रेखिक समीकरण किसे बोलेंगे, जिसमें जिसका चर के पावर में क्या हो, घात एक हो। जैसे x + 5 = 0, क्या इसके पावर 1 है कि नहीं है, हाँ 1 है। 2x + 5 = 0, इसके पावर 1 है। और इसको समीकरण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बराबर क्या लगा हुआ है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे 5x - 6 = 0, 5x - 6, तो x के पावर कितना है 1 है। यानी कि चर के पावर में अगर एक दिया रहे तो वो क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि वन वेरिएबल, एक चर क्या होता है। अभी समझ गए कि रेखिक समीकरण क्या होता है, अब समझेंगे वन वेरिएबल क्या होता है। यानी कि एक चर, क्या बोल रहा है, एक चर। एक चर मतलब जिस समीकरण में केवल एक वेरिएबल हो उसे वन वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है, वन वेरिएबल सिर्फ एक चर हो, क्या हो, एक चर। जैसे x + 5 = 0, ये तो समीकरण हो गया करेक्ट, रेखिक समीकरण। लेकिन बोला सिर्फ एक चर हो, क्या इसमें एक चर है कि नहीं है, करेक्ट। y + 6 = 0, इसमें एक चर है, हाँ हाँ सर ये एक चर है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर है। x का मान हम अगर एक रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 = ≠ 0 होगा तो ये समीकरण नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमको ये देखना है कि सिर्फ एक चर हो, क्या हो, सिर्फ एक चर हो, क्या हो, एक चर। जैसे 3x + 5, 2x + 6, 7x - 6, क्या सिर्फ एक चर है तो ये क्या कहलाएगा, एक चर होता है। किसमें होता है, एक चर, यानी एक वेरिएबल हो जाएगा। अगला आता है कि टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर। यानी कि दो चर मतलब होगा कि इसमें दो वेरिएबल होगा, दो अलग अलग वेरिएबल होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं एक हो गया x, करेक्ट, एक हो गया y, क्या दो वेरिएबल है, हाँ है वेरिएबल। 2x + 3y, क्या इसमें दो वेरिएबल है, हाँ है। 5x - 6y, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल। 5 तो गुणांक हो गया, यानी x हो गया वेरिएबल और y हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल हुआ। इसमें क्या हुआ, x वेरिएबल यहाँ पर है, एक y वेरिएबल, x वेरिएबल y वेरिएबल। यानी कि दो वेरिएबल कहने का अर्थ हो गया कि जो भी हम समीकरण देखेंगे अभी जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, दो चर वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दो चर वाला कहलाएगा। अगला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, इससे जो भी बेसिक था हम वो सारा बता दिए। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। इसका क्या था, जब दो रेखिक समीकरण हो और दोनों में एक ही वेरिएबल हो, क्या हो, एक ही हो, एक ही हो और दो वेरिएबल हो, क्या हो, दो वेरिएबल हो, तो उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं इसका, जैसे 2x + y = 0, 3x - y = 0। क्या बोल रहा है, जब दो रेखिक समीकरण हो तो क्या पहला रेखिक समीकरण ये हो गया, पहला रेखिक समीकरण, ये हो गया दूसरा रेखिक समीकरण, ये दूसरा रेखिक समीकरण हो गया। अब बोला दोनों में एक ही वेरिएबल हो, क्या हो, एक ही दो वेरिएबल हो, यानी कि इसमें भी x है तो इसमें इसमें y है। पहला में हो गया तो दूसरा में भी x और y होना चाहिए, ना कि इसमें x और y है इधर हो जाए z और z या a b हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल इसमें हो पहला में वही वेरिएबल दूसरा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल पहला में हो वही वेरिएबल दूसरा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूसरा में होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल, स्लाइड दिखाई दे रहा है, यानी कि पहला
पहला समीकरण में जो वेरिएबल होगा वही दूसरा समीकरण में वेरिएबल होना चाहिए, ना कि अगर इसमें वेरिएबल है एक्स वाई और दूसरा में हो जाए ए बी, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल हो जाएगा, तो 4 वेरिएबल तो चाहिए नहीं, सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए और 2 समीकरण हमें चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 7, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल, इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी y वेरिएबल है। तो ये क्या कहलाएगा, ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। या इस तरह भी हो सकता है 3x प्लस 5y बराबर 6 और 3x माइनस 6y बराबर 5। तो समीकरण इसको 1 मानेंगे, समीकरण इसको 2 मानेंगे। ये हो जाएगा 2 चर वाले रेखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें y, इसमें भी x, इसमें y। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो रेखिक समीकरण है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं इसको अगर एक समीकरण लिखना रहे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जहां क्या होना चाहिए, ए बी सी क्या होना चाहिए, स्थिरांक होना चाहिए। स्थिरांक का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट, यानी एक्स और वाई और जो सी है, एक्स के साथ जो गुणांक में ए है और जो वाई के साथ गुणांक में बी है और जो सी कांस्टेंट है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसका मान बदलना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और जो एक्स और वाई होगा, क्या होगा, एक्स और वाई होगा, वो क्या कहलाएगा, वो वेरिएबल्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो बताइए, ये हो गया जो 2 है, जो 3 है और जो 5 है, वो क्या कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? क्यों? क्योंकि बोल रहा था ए बी सी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि x के साथ जो है, y के साथ जो है, जो c है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जो 2 3 और 5 क्या ये कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ, कांस्टेंट है। अब बोल रहा कि x और y होना चाहिए, तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ हो गया y। तो x और y क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल है, अगर x का मान यहाँ पर कुछ रखेंगे तो क्या होगा, y का मान कुछ आएगा, और y का मान अगर कुछ रखेंगे, कोई मान रखेंगे, तो x का मान कुछ आएगा। यानी कि x का मान क्या हो रहा है, चेंज करते जाएंगे तो y का मान अलग अलग आता जाएगा, y का मान चेंज करेंगे तो x का मान क्या होगा, अलग अलग आते जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। अगर इसी को हमको लिखना है अगर इसी को हमको लिखना है 2 समीकरण के रूप में, किसमें लिखना है, 2 समीकरण के रूप में, मिट जाओ, अगर इसको लिखना है 2 समीकरण के रूप में, यानी 2 चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं कितना, ए एक्स वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। अब दूसरा क्या होता है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू 0। ये क्या होगा, ये हो गया रेखिक समीकरण का पहला हो गया। क्या हो गया, पहला हो गया, और ये हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। किस फॉर्म में लिख दिए हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। यानी कि इस रूप में अगर लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या होना चाहिए, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि मानक रूप में हो गया। यानी जब भी कोई समीकरण दिया रहे, जब भी कोई 2 चर वाले रेखिक समीकरण दे रहे, तो सबसे पहले इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिख करके ही हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। अगला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे बदलें। क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलें। अगर 2 चर वाले रेखिक समीकरण दिया रहे, 2 समीकरण, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ अधिकांश प्रश्न स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। यानी कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा, यानी आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा। किस प्रकार से देगा, वो 3x प्लस 5y बराबर 6, 5x माइनस 3y बराबर 7। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यह स्टैंडर्ड फॉर्म में
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये समीकरण है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो सभी वेरिएबल बाईं ओर रखें। कहाँ रखें हम? सभी वेरिएबल। तो सभी वेरिएबल इसमें तो वाई बाईं ओर तो है ही है, दोनों में है। सभी कांस्टेंट भी बाईं ओर लेंगे, यानी जो ये कांस्टेंट है 6 और 7, इसको क्या करेंगे? इसको भी बाईं ओर लाएंगे और दाईं ओर सिर्फ क्या क्या बचना चाहिए? सिर्फ 0 बचना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहला समीकरण क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोल रहा है कि दाईं ओर सिर्फ 0 बचना चाहिए। देखिए दोनों समीकरण में सिर्फ दाईं ओर 0 बच गया है, इसमें भी 0 बचा है, इसमें भी 0 बचा है। और जो कांस्टेंट था उसको बाईं ओर ले आए और जो सभी वेरिएबल है वो भी दाईं ओर बाईं ओर रखा हुआ। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या कहलाएगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको चेंज करना है। अगर मान के चलते इसी में दूसरा क्वेश्चन रहता है दिया हुआ रहता, अगर इसी में मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया रहता, ये एक्सपोर्ट होने लगा। अब थोड़ी देर रुकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये हमसे गलत ऑप्शन टिपा गया है, क्लाउड टिपा गया है। कितना सेकंड लेगा? अब कोई बात नहीं, 32 सेकंड और लेगा, यानी कि आधा मिनट। सेवन सेकंड और। तो हम करना ये चाह रहे थे, थीम को हमको चेंज करना था, है ना, बैकग्राउंड को हमको चेंज करना था। तो अभी जस्ट हम क्या बताएं? ये बताएं, अगर क्वेश्चन दिया रहे एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन 3x प्लस 6y बराबर 8 और 3x प्लस 5y बराबर 7, ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। बोलेगा क्वेश्चन में कि ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? आंसर में काट देना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? इसको जो कांस्टेंट है इसको कहाँ लाना पड़ेगा? बाईं ओर लाना पड़ेगा। 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा? 3x प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये होगा, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 5x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0 और 3x माइनस 7y माइनस 17 बराबर 0,
क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि जो दाईं ओर है, दाईं ओर 0 है, करेक्ट, और दाईं ओर कांस्टेंट और चर दोनों है, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हल, यानी कि हल कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर दिया रहेगा तो उसका हम हल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो LHS और RHS क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, जिस x और y के मान को किसी समीकरण में रखने पर वह समीकरण सत्य होता है उसे समीकरण का सॉल्यूशन कहते हैं। मान लेते एग्जांपल में दिया रहेगा x प्लस, एग्जांपल में मान के दिया रहे x प्लस वाई बराबर 6, तो बताइए x और y का क्या मान रखें कि 6 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा कि x का अगर मान 2 रख देते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 4 रख देंगे, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना हो गया, x और y का मान कितना हो गया, 2 और 4 हो गया, 2 और 4 हो गया। क्या हम इसमें और रख के हम 6 ला सकते हैं, ला सकते हैं। अगर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x प्लस वाई कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो x और y का वैल्यू हो जाएगा वो क्या जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। क्या इसमें हम और रख सकते हैं, 4 2 6 5 1। क्या इसमें हम x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, यानी x का मान कितना है 7 - 1 बराबर 6, 6 बराबर 6। यानी कि x और y का वैल्यू अगर 7 और -1 रखते हैं तो भी आ जाता है। यानी कि x और x प्लस वाई में x और y का वास्तविक संख्याओं का मान अगर रखेंगे तो अनंत हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सब सारा क्या है, वास्तविक संख्या है। 7 और -1 क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, उसमें अगर हम वास्तविक संख्या रखेंगे, क्या रखेंगे, वास्तविक संख्या रखेंगे, वास्तविक संख्या रखेंगे तो वो अनंत हो सकता है। यही अगर इसमें बोल दिया जाए सिर्फ प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, सीमित होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मान के चलिए इसमें आ गया -1, अब -1 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या है, तो -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन 7 5 1 2 4 ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें से तो ये कट जाएगा कि माइनस वाला नहीं आएगा, और जो पूर्णांक में होगा वो भी नहीं आएगा, जो भिन्न में होगा वो भी नहीं आएगा। तो यानी कि ये सब ये सारा कट जाएगा। तो जो अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्या, अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं में कितना हो सकता है, प्राकृतिक संख्याओं का मान हम कितना रख सकते हैं, तो सीमित रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, सीमित, यानी कुछ ही मान रख सकते हैं। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर वास्तविक संख्या का मान रखेंगे तो वो अनंत होगा, और प्राकृतिक संख्या का मान रखेंगे तो वो सीमित होगा। सीमित मतलब कुछ ही मान हम रख सकते हैं, है ना। सीमित मतलब 100 150 200, यानी कुछ मान दिया हुआ, निश्चित उसका मान दिया हुआ, इसका मान रख सकते हैं। और वास्तविक संख्या का मतलब होगा कि अनंत रख सकते हैं, यानी जितना मन है उतना हम पेयर बना करके इसको बना सकते हैं। यानी LHS और RHS बराबर होना चाहिए x और y का वैल्यू हम रखने पर। अगर यहाँ पर दिया रहता है x - y बराबर 6, यानी x का वैल्यू क्या रखें और y का वैल्यू क्या रखें तो 6 आ जाएगा। तो क्या रख सकते हैं, x बराबर 12 और y बराबर 6 रखेंगे तो आ जाएगा, 6 बराबर 6। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वास्तविक संख्या बोलेगा तो बोलना है कि अनंत मान रख सकते हैं, और अगर बोलेगा प्राकृतिक संख्या तो सीमित मान रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ पॉजिटिव मान आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव मान में आएगा, और वास्तविक संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और परिमेय संख्या सारा आ जाएगा। पूर्ण संख्या, है ना, विषम संख्या, सम संख्या सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर अगर बोलेगा कि ये दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका बोलेगा कि इसका क्रमबद्ध युग्म बनाइए। जब हम x और y का मान को एक साथ लिखते हैं तो उसे ऑर्डर का पेयर कहते हैं। जैसे x और y, आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा लेकिन हम उसको समझाते हैं। अभी जस्ट इससे पहले समझाए थे, x प्लस वाई बराबर 12, बोल रहा है कि x और y का क्या मान रखें कि 12 आ जाए। तो अगर मान के चले x और y, तो हम x और y का मान रखते हैं वो 6 रखते हैं, वो 6 रखते हैं।
x और y का मान रखते हैं 6, क्या 6 + 6 12 आ जाता है, आ रहा है 12, यानी कि ये पहला पेयर हो गया। अगर हम दूसरा भी रख सकते हैं, दूसरा रख सकते हैं, अगर x का मान 7 ले लें और y का मान 5 ले लें, तो क्या 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा, यानी कि ये भी हो सकता है, पेयर नंबर 2। तीसरा क्या हो सकता है, अगर इसमें हम 8 + 4 ले लें, क्या ले लें, 8 + 4 ले लें, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। यानी कि अगर वास्तविक संख्या, यानी इसको क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध युग्म। और x का y का मान क्या रखें कि जो समीकरण है, जो समीकरण है LHS और RHS, यानी कि अगर ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, बराबर हो जाए। तो RHS RHS का बराबर होगा जब x और y का मान हमको वैल्यू मिल जाएगा, और उसका अगर x y का वैल्यू मिल जाएगा यानी उसका पेयर मिल जाएगा। तो अभी तुरंत बताए थे कि अगर इसमें वास्तविक संख्या बोलेगा मान रखने के लिए, वास्तविक संख्याओं का मान रखेंगे तो वो अनंत हो जाएगा। अगर यही बोलेगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलेगा, प्राकृतिक संख्या को अगर मान रखते हैं 2 4 वाले रखेंगे तो वो सीमित होगा, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस, भिन्न और ये सब नहीं आ सकता। अगला है कि ग्राफिकल मेथड, क्या है दूसरा, ग्राफिकल मेथड। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम हल निकालना है, अगर उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो एक मेथड है ग्राफिकल मेथड और एक वो है बीजीय बंधक, यानी एक वो है अलजेब्रिक मेथड। तो हम सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो ग्राफिकल मेथड है, क्या है, ग्राफिकल मेथड, उससे हम कैसे उसका हल निकालेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, उसको सीखने पर प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है आलेखीय विधि, यानी कि ग्राफ, क्या करेंगे, ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब हम 2 रेखीय समीकरणों का ग्राफ बनाकर उनका हल निकालते हैं तो उसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। यानी कि 2 समीकरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा, और दोनों समीकरण को क्या करना है, हमको ग्राफिकल मेथड कैसे निकालना है। तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ क्या होता है, क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बनाने के लिए एक निर्देशांक तत्व लेते हैं, क्या लेते हैं, निर्देशांक तत्व लेते हैं, निर्देशांक तल लेते हैं, सॉरी निर्देशांक तल लेते हैं, क्या लेते हैं, निर्देशांक तल लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, निर्देशांक तल, यानी कि एक लाइन धर पाएंगे, है ना, एक लाइन बीचों बीच पाएंगे, ये क्या हो गया, निर्देशांक तल हो गया, क्या हो गया, ये निर्देशांक तल हो गया। और निर्देशांक तल यानी जो एक्स एक्सिस है, यानी कि जो क्षैतिज में रखता है, जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और जो ऊर्ध्वाधर में होता है, क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी रहता है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में भी एक दूसरा होता है वाई एक्स, वाई डैश एक्स। और जहां वाई एक्सिस होता है उसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव मान होता है, क्या होता है, पॉजिटिव मान। और जहां वाई डैश होता है यानी कि इसका उल्टा, वाई एक्स में पॉजिटिव मान होगा और वाई डैश में क्या होगा, उसमें नेगेटिव मान होगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 नेगेटिव अनंत तक। और जो एक्स एक्सिस होता है उसके तरफ क्या होता है, पॉजिटिव मान होता है 1 2 3 4 5 6 7। और इसके जो ऑपोजिट होता है एक्स डैश एक्सिस, इधर क्या होता है, नेगेटिव -1 -2 -3। और जहां पर दोनों रेखा कट रहा है, जहां पर दोनों रेखा कट रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, यानी कि यहीं से ओरिजिन स्टार्ट होता है, जीरो, ये क्या करेगा, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु होता है वहां पर जो एक्स और वाई का मान होता है वो जीरो होता है, क्या होता है, एक्स और वाई का मान क्या होता है, 0 0 होता है। क्यों होता है 0 0, क्योंकि यहीं पर पहला कटिंग यहीं पर कर रहा है, एक्स और वाई कहाँ कर रहा है, पहला कट यहीं पर कर रहा है। तो जहां पर पहला कट करेगा वो क्या कहला गया, यहाँ पर वो मूल ओरिजिन कहला गया, यानी कि एक्स और वाई का मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। और जब निर्देशांक तल बन जाता है, निर्देशांक तल बन जाता है तो इसमें जो पॉजिटिव मान होता है एक्स और वाई जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना। अगर एक्स और वाई का मान, अगर एक्स का मान नेगेटिव हो और वाई का मान पॉजिटिव हो तो ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। अगर एक्स और वाई का मान
नेगेटिव नेगेटिव हो, यानी कि दोनों का नेगेटिव हो, तो ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश। अगर इसमें दूसरा में अगर x और y का वैल्यू प्लस और नेगेटिव हो, क्या हो, x का मान पॉजिटिव हो और y का मान नेगेटिव हो, तो इसे क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थ चतुर्थांश। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्राफ जब भी बनाएंगे तो ये बात ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पारेंगे, मूल बिंदु डालेंगे, अब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का इधर देंगे लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और ऊपर में क्या देंगे इसमें पॉजिटिव और नीचे में क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। और जब ये बना लेंगे तो क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, दोनों रेखाएं कहाँ मिलेगी, दोनों रेखाएं कहाँ मिलेगी, क्या बोल रहा है, दोनों रेखाएं कहाँ मिलेगी, दोनों रेखाएं कहाँ मिलेगी। तो यानी इसको दोनों रेखाएं मतलब बोल रहा है कि ग्राफिकल मेथड से समझ करिए, किसके, ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4, तो x प्लस वाई बराबर 4, अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं समीकरण 1 में, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहां से हमको एक चीज प्राप्त हुआ कि अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है, और y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है, 4। समीकरण 1 से हम ग्राफ बना लिए, मतलब एक चार्ट बना लिए। अब दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, तो इसमें भी रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इससे भी हमको एक चार्ट बन गया कि x और y, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है, -2 हो गया, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बस अब इतना कर लेने के बाद क्या बनाना है, निर्देशांक तल बनाना है। क्या बनाना है, निर्देशांक तल बनाना है। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश। बताइए x का मान कहां तक दिया हुआ है, पॉजिटिव में 4 तक दिया हुआ है, तो 4 तक बनाएंगे, 1 2 3 और 4। y का वैल्यू भी 4 तक दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, x का वैल्यू पॉजिटिव में 4 ही तक दिया हुआ है और y का वैल्यू भी पॉजिटिव में 4 तक दिया हुआ है, तो कितना जगह 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया सर जी। अब दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 तक दिया हुआ है, कितना दिया, 2 तक दिया हुआ है, तो 2 तक तो बना हुआ है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ -2, तो नेगेटिव में भी बनाना पड़ेगा हमको, -1 -2 है ना, इधर भी बना देते हैं, -1 -2, नहीं भी दिया हुआ तभी हम बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, पहला जो समीकरण था, क्या था, पहला जो समीकरण था इसको अब क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे। x का वैल्यू अगर 0 था तो y का वैल्यू x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू कितना गया, 4। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, 0 0 होता है, x का वैल्यू 0 वैल्यू, यानी x का वैल्यू जब 0 था, x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना गया, 4, यानी यहाँ कितना गया, 4, यानी x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना गया, 4। और दूसरा में क्या था, y का वैल्यू जब 0 था तो x का वैल्यू कितना गया, 4, देख यहाँ आ गया 4 और 0। अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, जहां पर पॉइंट किए हैं निर्देशांक तल में, वहां क्या करेंगे, दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे, क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिला देंगे। बताइए ये जो लाइन खींचे, ये जो लाइन खींचे, ये किस समीकरण के लिए, x प्लस वाई बराबर 4 है, क्या है, ये समीकरण किसके लिए है, x प्लस वाई बराबर 4। चलिए एक रेखिक समीकरण का तो हम खींच दिए ग्राफ में। अब दूसरा खींचना है x माइनस वाई बराबर 2। देखिए x बराबर जब 0 था, तो y का वैल्यू कितना है, -2। यहाँ कितना आ जाएगा, x के वैल्यू जब 0 था y का वैल्यू कितना आया, -2। दूसरा में x का वैल्यू जब y का वैल्यू जब 0 था तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। यानी कि जब
y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया। बस अब ये दोनों लाइन क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, ये जो लाइन कटा है ना, यानी कि ये रेखा क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस 5 बराबर 4, यानी कि ये समीकरण, ये रेखा ये समीकरण के लिए हो गया और ये रेखा दूसरा समीकरण के लिए। अब देखना है कि समीकरण दोनों रेखा कहाँ पर कट रहा है, तो दोनों रेखा कहाँ कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर, यानी कि कहाँ कट रहा है, इसको जब दोनों को मिलाएंगे बिंदु से तो कहाँ कट रहा है, 2 और 3 पर कट रहा है। कहाँ पर रहा है, 2 और 3 पर कट रहा है। कहाँ कट रहा है, सॉरी 3 और 2 पर कट रहा है। क्यों, क्योंकि x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं, यानी कि x और y का मान कितना आ गया, x और y का मान कितना आ गया, 3 और 2 आ गया। तो बोला दोनों रेखा कहाँ मिलेगी, तो दोनों रेखा कहाँ मिलेगी, 3 और 2 पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, 3 और 2 पर मिलेगी, 3 और 2 पर मिलेगी। इसी बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से क्या करना, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना, x और y का वैल्यू निकालना ग्राफिकल मेथड से। तो x और y का मान कितना गया, 3 और y 2, यानी कि दोनों रेखा 3 और 2 पर क्या करेगा, कट करेगा। क्या करेगा, दोनों रेखा 3 और 2 पर कट करेगा। ये तो हम समझ गए कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व किए जाते हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए, वो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड की 3 स्थितियां होता है, यानी कि जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें 3 स्थिति उत्पन्न पैदा होगा कि दो रेखाएं आपस में कट जाए, या दोनों रेखाएं समांतर चले जाए, या दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे पर ही आ जाए। क्या आ जाए, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर है। मान लेते हैं अभी जो बिंदु का था, एक रेखा इस तरफ इस प्रकार का था और दूसरा रेखा क्या था, काट रहा था। क्या कर रहा था, दूसरा रेखा काट रहा था, दूसरा रेखा क्या कर रहा था, काट रहा था। हो सकता है अभी दूसरा समीकरण में दोनों रेखा क्या करे, समांतर चले जाए। क्या चले जाए, दोनों रेखा समांतर चले जाए। हो सकता है तीसरा समीकरण इस प्रकार हो सकता है, यानी तीसरा स्थिति इस प्रकार हो सकता है कि वो दोनों एक ही रेखा हो जाए। क्या हो जाए, दोनों रेखा। जब दोनों एक ही रेखा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, उसको सिर्फ एक ही रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको सिर्फ एक ही रेखा कहेंगे। यानी इसमें 3 स्थिति पैदा उत्पन्न होगा। पहला स्थिति होगा कि जब ग्राफिकल मेथड की 3 स्थितियां, पहला होगा कि जब एक ही बिंदु पर मिले। क्या मिले, एक ही बिंदु पर मिले, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। जब जब एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे एक सोल्यूशन बोलेंगे। बोलेगा सर एक बिंदु पर मिल रहा है, इसका मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से सोल्व करते हैं। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो इसका निकालते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे, है ना, समीकरण 1 है, इसमें जब x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको हम बना लेंगे, x y बराबर कितना बचेगा, एक चार्ट बना लेंगे हम। x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर कितना आ गया, x बराबर जब 0 रखें तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और y बराबर जब 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बहुत बढ़िया सर जी। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 1, इसमें रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, -1। जब y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर कितना आ गया, 1। यानी इससे भी वो ग्राफ बन गया, सॉरी एक चार्ट बन गया x और y। x बराबर जब 0 है तो y का वैल्यू कितना गया, -1, और y का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू कितना गया, 1। जब दोनों समीकरण में से x और y का वैल्यू निकाल लिए तो क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, y डैश एक्सिस और x डैश एक्सिस। अब क्या करेंगे, पहला देखेंगे x का वैल्यू पॉजिटिव 5 तक है। कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 5 तक, तो 1 2 3 4 5, और y का वैल्यू भी कितना तक दिया हुआ है, 5 तक दिया हुआ है। तो क्या वो 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया। x का वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ 1 तक, तो इधर है ही है। y का वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ -1 तक, तो -1 हम -2 तक कर दिए, इधर भी -1 कर दिए और -2 कर दिए। अब क्या करना है, अब बिंदु को दर्शाना है। क्या करना है, इसको दर्शाना है। जब x बराबर 0 था तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। यानी x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो कितना हुआ, 0 और 5, यानी एक बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा, जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। यानी कि जब x का वैल्यू कितना था,
x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो दूसरा बिंदु यहाँ पर आ गया। अब ये तीनों बिंदु को क्या करेंगे, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा मिला लेकिन मिल गया। यानी ये ग्राफ किसका हो गया, ये x प्लस वाई बराबर 4 का हो गया। दूसरा, जब x बराबर 0 था, दूसरा समीकरण में क्या था, x बराबर 0 था तो y का मान कितना निकला, निकाले हम -1। x बराबर 0 था तो y का मान कितना निकाले -1। और जब y का बराबर 0 था तो x का मान कितना निकाले 1। यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा, है ना। तो अभी क्या करेंगे, ये रेखा और ये रेखा को क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ तो मिल गया, इसको थोड़ा सा और खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर खींचते हैं। तो आपको कहाँ नजर पर आ रहा है, यानी कि एक बिंदु पर कट रहा है, कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। यानी दोनों रेखा क्या कर रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। कहाँ कर रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। दोनों बिंदु कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। यानी कि एक बिंदु पर जब मिलेगा तो केवल कितना सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। केवल एक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x का वैल्यू कुछ, x और y का वैल्यू एक ही आएगा। x का वैल्यू 1 या तो 3 या 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कट रहा है, यानी कि यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है। यानी कि तो हम सीधे एकदम सादा पेपर पर बनाए तो हमको पता नहीं चला, लेकिन यही अगर निर्देशांक तल पर जहाँ पर दिया रहेगा 1 2 3 4 5, आपका जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वहाँ पर एक दिया हुआ रहेगा निर्देशांक तल, उसमें आपको बनाना है क्वेश्चन। उसमें 1 2 3 4 आपको जब डालिएगा तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू का मान, एक्स और वाई का मान निकलेगा। यानी जब एक बिंदु पर काटे, जब दो रेखा आपस में काटता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक बिंदु, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा उसका, एक सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई का वैल्यू एक ही मिलेगा। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति मतलब दोनों रेखाएं एक ही हो, दोनों रेखाएं एक ही हो। अभी जस्ट बताया था कि 3 स्थिति उत्पन्न होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होगा काट लेगा, दूसरा होगा या तो समांतर चले जाएगा दोनों रेखाएं, या तो दोनों रेखा क्या होगा, एक ही पर आ जाएगा। क्या करेगा, दोनों रेखाएं एक ही पर आ जाएगा। तो दोनों रेखाएं एक ही पर हो, ये तीसरा वाला पहले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कितना होगा, अनंत होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन अनंत होगा। यानी एक्स और वाई का वैल्यू अनंत हो सकता है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, अनंत होगा। यानी जब दोनों रेखाएं एक ही हो तो क्या होगा, सॉल्यूशन अनंत होगा। और जब दोनों रेखाएं पूरी तरह क्या होता है, एक दूसरे पर स्थित होता है, मतलब वही बात दूसरा में लिख दिया है कि मान के चलिए ये रेखा है, तो यार दूसरा रेखा कौन होगा, मान के चलिए दूसरा रेखा ये, दूसरा रेखा, दूसरा रेखा भी क्या किया, इसी पर आ गया। क्या किया, दोनों रेखा के पीछे हो गया। तो जब दोनों रेखा पूरी तरह एक दूसरे पर क्या होगा, स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों रेखा एक दूसरे पर स्थित होगा। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से समझने में सबसे आसान होता है, तो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। तो क्या हम x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। बोलिएगा सर जी एग्जाम में इतना हल्का हल्का क्वेश्चन देता है, नहीं, वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देगा। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देगा, 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6। हम इसको इसीलिए क्वेश्चन अभी ले रहे हैं ताकि आपको क्या करेंगे, समझने में क्या हो, आसानी हो। क्या हो, अभी आसानी हो, इसीलिए क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम अभी, हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं। जब इसका क्वेश्चन करेंगे और तब हम हार्ड क्वेश्चन लेंगे। तो कितना आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर 5 आ गया। y बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी एक ग्राफ तो बन ही गया यहाँ से, x और y, x बराबर 0 तो y के बराबर 5, और जब y बराबर 0 था तो x बराबर कितना यहाँ 5। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2 से अगर दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से 2 से भाग देने पर तो क्या जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ बचेगा 5। यानी समीकरण क्या जाएगा, सेम ही हो जाएगा। क्या जाएगा, समीकरण दूसरा जो है
वो पहला के बराबर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो 5 आएगा, और जब 5 जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यानी दोनों समीकरण क्या होगा, एक ही होगा। जब समीकरण ये था एक्स प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर ये होता, दूसरा समीकरण था 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों समीकरण दोनों तरफ से हम 2 से भाग लगा दिए। अब जब दोनों तरफ से 2 से भाग लगा दिए तो पहला समीकरण प्राप्त हो गया। क्या हुआ, पहला समीकरण प्राप्त हुआ, यानी जो पहला समीकरण जैसा ही क्या मिल गया, प्राप्त हुआ। तो पहला समीकरण जब मिल गया तो जब वो x बराबर 0 रखें तो y का वैल्यू 5 आएगा, y का वैल्यू 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया x का पॉजिटिव 5 तक है और y का भी पॉजिटिव 5 तक है, तो 5 तक पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इधर नहीं दिया हुआ तो इधर हमसे कोई काम मतलब नहीं। तो x बराबर 0 था तो y बराबर कितना गया, 5, x बराबर 0 था तो y बराबर कितना गया, 5। इसको हम दूसरा कलर से करने की कोशिश करते हैं। जब x बराबर 0 था तो y बराबर कितना गया, 5। दूसरा जब y बराबर 0 था तो x बराबर कितना गया, 5। x बराबर जब 0 था, y बराबर 0 था तो x बराबर कितना गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। आप दोनों रेखा को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, दोनों रेखा को मिला देंगे। पहला रेखा यहां मिलाते हैं इसे, पहला रेखा क्या करेंगे, इसको मिला दिए, यानी कि समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर, पहला समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर 5, यानी पहला रेखा आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, वही दूसरा भी दिया हुआ है, हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 5 आ गया। फिर दूसरा भी क्या आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर 5, और y बराबर 0 तो x बराबर 5, 5 और 0। तो दूसरा रेखा भी जब खींचेंगे, तो दूसरा भी रेखा जब खींचेंगे तो यहीं पर आएगा, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर क्या जाएगा, आ जाएगा। क्या जाएगा, यानी कि जो पहला लाइन था उसी पर लाइन पर आ जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, दोनों रेखा क्या होगा, दोनों रेखा क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, दोनों रेखा संपाती होगा। दोनों रेखा क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, दोनों रेखा संपाती होगा। इसलिए बोला था अनंत सॉल्यूशन होगा। और जब दोनों रेखा संपाती होता है, क्या होता है, जब दोनों रेखा संपाती होता है, जब दोनों रेखा एक ही रेखा पर एक ही लाइन पर मिल जाए, क्या हो जाए, जब दोनों अपने आप में क्या होगा, सट जाएगा। क्या होगा, दोनों एक ही लाइन पर आ जाएगा, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या आता है, अनंत। यानी सॉल्यूशन क्या होता है उसका, अनंत होता है। और दोनों रेखा क्या होगा, एक दूसरे से स्थित होगा, उसे बोलेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संपाती होगा, दोनों रेखा क्या होगा, संपाती होगा। अगर आप दोनों रेखा समांतर हो, यानी कि पहला रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा ये हो गया, क्या है, ये दोनों रेखा समांतर है, या एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, दोनों क्या है, समांतर है। जब दोनों रेखा समांतर होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और दोनों रेखाएं कभी नहीं मिलेगी। क्या होगा, कभी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 6, तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 है। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 5। यहां बन जाएगा ग्राफ, यहां बन जाएगा x और y, 0 तो 5, 0 तो 5। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर 0 तो y बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 6, यानी कितना गया इसका भी, x और y बराबर कितना गया, 0 रखते हैं तो y बराबर 6, और y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 6। मेरा मकसद है कि आप लोग को समझ में आ जाए कि दोनों रेखा कैसे समांतर हो रहा है, दोनों रेखा कैसे कट रहा है, दोनों रेखा कैसे संपाती हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू 5 तक दिया है पॉजिटिव, तो कितना है, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव 6 तक दिया हुआ तो कितना हो जाएगा, 6। और वाई का वैल्यू भी इसमें 5 तक है इसमें, लेकिन 6 तक है तो 6 तक बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। इसमें नेगेटिविटी एक्स का मान या तो वाई का मान नेगेटिव नहीं आया, इधर इधर छोड़ देंगे, है ना। तो एक्स का वैल्यू जब 0 था, वाई का मान कितना आया, 5। इसको दूसरा कलर से नापते हैं। जब एक्स का वैल्यू कितना आया, 0, तो वाई का वैल्यू कितना आया, 5। जब वाई का वैल्यू 0 था, जब वाई का वैल्यू 0 था तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 5। यहाँ कितना हो गया, 5 और 0। आप दोनों रेखा क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिल गया, पहला रेखा ये हो गया, दूसरा रेखा मिलाते हैं। दूसरा रेखा, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 6। जब x का वैल्यू कितना था, 0, तो y का वैल्यू कितना आया, 6। करेक्ट। आपको दिख रहा है ये कलर, नहीं दिख रहा है तो हम कलर चेंज करते हैं। ये कलर लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 6। तो पहला पॉइंट यहाँ हो गया। और जो y का वैल्यू 0 था, क्या था, y का वैल्यू जब 0 था तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। यानी दूसरा वैल्यू यहाँ आ जाएगा, 6 और 0। अब जब ये दोनों रेखा को मिलाएंगे, क्या करेंगे, ये दोनों रेखा को मिलाएंगे। जब इस दोनों रेखा को मिलाएंगे, क्या करेंगे, दोनों रेखा को मिलाएंगे तो क्या हो रहा है, ये दोनों रेखा क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, नहीं जा रहा है, समांतर जा रहा है। दोनों रेखा कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 5 पर है, ये भी 5 पर है, ये 6 पर है और ये 6 पर है। यानी दोनों रेखा क्या रहा है, समांतर जा रहा है। क्या रहा है, दोनों रेखा क्या रहा है, समांतर जा रहा है। क्या जा रहा है, समांतर जा रहा है ना, यानी दोनों रेखा समांतर जा रहा है। जब दोनों रेखा समांतर चले जाएगा तो वो क्या करेगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और दोनों रेखा कभी नहीं मिलती है, यानी कि कहीं भी दोनों रेखाएं कहीं नहीं मिलेगी। मजा आया होगा आपको। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम ग्राफ के मेथड से समझ गए, है ना। ग्राफ के मेथड से हम तो समझ गए कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या एक सॉल्यूशन होगा या कभी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब समझेंगे कि इस विधि से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से सॉल्यूशन समझेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और तीनों अनुपात रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीनों रेशियो निकालेंगे, तीनों अनुपात निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जांपल, हाँ दिया हुआ है। यानी कि ग्राफिकल मेथड से सीख गए तीन विधि से। अब सीखेंगे कि जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है, इस विधि से हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। उससे ज़्यादा स्पीड में ये वाला है। पहला जो ग्राफिकल मेथड है इससे लंबा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इस विधि से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना। एक बार हम बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा या अननोन सॉल्यूशन होगा। तो पहला स्थिति क्या था, वो एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल यानी कि एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब क्या होगा, a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या हो गया, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। क्या करेगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा, यानी एक बिंदु पर मिलेगा। क्या करेगा, एक बिंदु पर मिलेगा, उसी क्या बोलते हैं, अद्वितीय सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि अद्वितीय हल कैसे होता है। इस इसमें दिया 2x + y = 5, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2x + y, जो 5 है इसको क्या करेंगे, इस पर ले आएंगे, तो कितना हो गया, 0। दूसरा 3x - y - 4 = 0। -4 कहाँ से होगा सर जी, 4 जब पॉजिटिव में था इसको हम इधर ले आए, और जब 5 पॉजिटिव था इसको इधर ले आए, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, a1 a2 b2 निकालेंगे। इसमें a1 कितना हो गया, a1 2 हो गया। इसमें b1 कितना हो गया, 1 हो गया। क्या y के साथ गुणांक में कितना, 1 है। और c1 कितना हो गया, -5।
इसमें a2 कितना दिया हुआ है, a2 सब बोलिएगा सर 3 दिया हुआ है, क्यों कितना दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a2 3 दिया हुआ है, और b2 कितना दिया हुआ है -1। -1 क्यों दिया हुआ है, कि y के साथ जो गुणांक में है वो -1 है, क्या है जो माइनस वाई है, इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू वाई, इन वाई का गुणांक क्या हो गया -1 हो गया। तो b2 कितना हो गया -1 और c2 कितना हो गया -4। जब ये निकल गया तो क्या निकालना है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालना है। तो a1 बटे a2, a1 बटे a2, तो a1 कितना दिया हुआ है 2 और a2 कितना दिया हुआ है 3, यानी कि a1 बटे a2 2 बार 3 निकल गया। अब निकालेंगे b1 बटे b2, b1 बटे b2, तो b1 कितना दिया हुआ 1 और b2 कितना दिया हुआ है -1, यानी कि ये कितना आ गया -1 आ गया, कितना आ गया -1, क्यों -1 से नीचे गुना करेंगे, -1 से ऊपर गुना करेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b1 बटे b2 कितना आ गया -1, यानी कि जो 2 बटे 3 नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी कि जब a1 बटे a2 नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 का, तो क्या होगा, तब क्या होगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा और उसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, उसका क्या होगा एक सॉल्यूशन होगा, इसे बोलते हैं अद्वितीय सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, अद्वितीय सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। अगला अगला स्थिति क्या उत्पन्न हो सकता है, अगला स्थिति क्या उत्पन्न हो सकता है कि कोई हल नहीं हो, क्या हो कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं होगा कब, जब दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा, क्या होगा दोनों रेखा समांतर होगा, क्या होगा दोनों रेखा अलग अलग स्थान पर होगा, क्या होगा दोनों रेखा अलग अलग स्थान पर होगा, यानी कि समांतर रेखा होगा। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 4y = 8, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2x + 4y, इसमें जो 8 दिया हुआ इधर पॉजिटिव में इधर ले आएंगे बराबर 0। दूसरा x + 2y - 5 = 0, इसको ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही a1 बटे a2 करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो बताइए समीकरण 1 में a1 का मान कितना दिया हुआ है, a1 होता है किसके, जो x के साथ गुना में हो, तो कितना हो गया 2, और जो b1 होता है वो क्या आता है, जो y के साथ गुना में हो, तो कितना आ गया 4, और c1 क्या आता है, जो सिर्फ कांस्टेंट हो, तो c1 कितना हो गया -8 हो गया। बोलिए सर एक समीकरण को तो निकाल देंगे। दूसरा इसमें a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि x के साथ में सिर्फ एक गुना है, क्या x के साथ एक गुना है, और जो b2 है b2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y के साथ गुना में है 2, और c2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -5। अब हमें क्या निकालना है, a1 बटे a2, a1 बटे a2 निकालना है, तो a1 बटे a2 कितना आ रहा है, a1 है 2, क्या रहा है a1 है 2 और a2 कितना है 1 है, यानी कि a1 बटे a2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक से भाग देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे b1 बटे b2, क्या निकालेंगे b1 बटे b2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 कितना दिया हुआ है 4, b1 दिया हुआ है 4 और b2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे c1 बटे c2, क्या निकालेंगे c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 कितना दिया हुआ है -8 और c2 कितना दिया हुआ है -5, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो कितना आ गया 8/5, यानी कि a1 बटे a2 2 है बराबर b1 बटे b2 कितना है 2 है, और नॉट इक्वल टू कितना बराबर है c1 बटे c2, यानी कि 8/5, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब इस स्थिति में आ जाए, जब इस स्थिति में आ जाए तब क्या कहलाएगा कि ये समांतर रेखा होगा और दोनों रेखाएं पैरेलल निकल जाएगी, बिना छुए, कहीं भी नहीं छुएगा और सीधे निकल जाएगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं जब समांतर निकल जाएगी इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अगला अनंत हल, तीसरा स्थिति में क्या बताते हैं अनंत हल, जब दोनों रेखाएं क्या हो
एक ही बिंदु, जब दोनों रेखाएं संपाती हो जाए, क्या हो जाए, संपाती। जब दोनों रेखाएं एक ही पर आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो अनंत हल होगा, उसका अनंत सॉल्यूशन होगा और अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, यानी अनंत सॉल्यूशन होगा। यानी कि ये कब होगा, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, तीनों बराबर हो। क्या हो, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, तीनों बराबर हो। क्या हो, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, ये तीनों बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है 2x + 4y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो माइनस इधर आएगा 8 आएगा बराबर 0। दूसरा है x + 2y, इधर आएगा -4, क्या जाएगा 0। इसमें एक A1 कितना दिया हुआ है 2, B1 कितना दिया हुआ है 4, B2 C1 कितना दिया हुआ है -8। इसमें A2 कितना दिया हुआ है 1, B2 कितना दिया हुआ है 2। तो इसे इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप, इतना जल्दी जल्दी आप करना सीख गए हैं, क्योंकि हम 3-4 क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट कर दिए थे। C2 कितना आ जाएगा -4, C1 C2 क्या था, कांस्टेंट होता है। अब क्या निकालना है, A1/A2, A1/A2, A1 कितना दिया हुआ है 2 और A2 कितना दिया हुआ है 1, कितना आ गया 2। B1/B2, B1/B2 निकालना है, तो B1 कितना दिया हुआ है 4 और B2 कितना दिया हुआ है 2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब निकालेंगे C1/C2, क्या निकालेंगे C1/C2, तो C1 कितना हो जाएगा -8 और C2 कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि 2 = 2 = 2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस रूप में आ जाए, जब इस रूप में आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, वो जो समीकरण है वो क्या है, संपाती है। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अनंत होगा। इसको एक बार में देख लेते हैं, इसको ये एग्जाम बहुत जरूरी है। ये अगर टेबल आप याद कर लिए तो इस टेबल से कम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहले स्थिति क्या बनाए थे, जब एक बिंदु पे मिलता है ना, जब एक बिंदु पर, यानी कि जब दोनों रेखा क्या करेगा, काटेगा। क्या करेगा, जब एक बिंदु पर काटेगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओ द्वितीय होगा। क्या होगा, ओ द्वितीय। ओ द्वितीय मतलब क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, एक हल होगा। और इसको क्या होना चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब क्या होगा, कि दोनों रेखा क्या होगा, समांतर निकल जाए। क्या होगा, दोनों रेखा समांतर निकल जाए। और ये स्थिति कब पैदा होगा, जब A1/A2 B2 बराबर होगा और C1/C2 नॉट इक्वल टू बराबर होगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। जब ये स्थिति उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा, ये समांतर रेखा। और जब दोनों रेखा जब समांतर होता है, क्या होता है, जब दोनों रेखा समांतर होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जब रेखाओं की स्थिति एक ही रेखा हो, क्या हो, एक ही रेखा, मान लो पहला रेखा ये है, फिर दूसरा रेखा भी इसी पर आ गया, पहला रेखा ये है, दूसरा रेखा फिर क्या होगा, इसी पर आ गया। यानी कि पहला रेखा दोनों रेखा जब संपाती हो जाए, क्या हो जाए, जब पहला रेखा दोनों रेखा संपाती हो जाए तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। आपका आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपका किताब में भी दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन बना करके। अब यहां से आता है क्वेश्चन, यानी अभी जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस पर क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बना लेंगे तो हमको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है कि 2x + 3y = 8, 4x + 5y = 12 का हल होगा, है ना। इसी तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो। इसमें बोला है कि ये समीकरण दिया हुआ है पहला दूसरा, इसमें बोला है ये अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं, या तो अनंत हल, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा। तो 2x + 3y - 8 = 0 और इसको क्या हो जाएगा 4x, दूसरा क्या हो जाएगा 4x + 5y - 12 बराबर 0। बताइए पहला समीकरण में क्या दिया हुआ है, A1 2 दिया हुआ है, B1 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और C1 कितना दिया हुआ है, C1 कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है। इसमें A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है
और C2 B1 कितना दिया हुआ है, B2 बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और C2 कितना दिया हुआ है, C2 कितना दिया हुआ है -12 दिया हुआ है। अब क्या निकालेंगे A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 बताइए A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 कितना दिया हुआ है 4, तो इसको काटेंगे कितना जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे कितना B1 बटे B2 निकालेंगे, तो B1 बटे B2, B1 कितना दिया हुआ है 3 और B2 कितना दिया हुआ है 5, B1 बटे B2 कितना दिया हुआ है 3 बटे 5, 3 बटे 5। इससे यही पता हमको चल गया कि 1 बटे 2 नॉट इक्वल टू 3 बटे 5, यानी कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, यानी A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जब दोनों निकाल लिए हैं तो इससे पता चल रहा है कि बराबर नहीं है, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब हमको पहले ही पता चल गया A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो हमको C1 बटे C2 निकालने की जरूरत नहीं है। इससे हमको पता चल गया क्या कि जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 रहता है तो क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है। क्या होता है सर, सिर्फ एक हल होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल मतलब क्या होगा, सिर्फ इसका एक हल होगा। क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि समीकरण का युग्म, इस समीकरण दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि इसका ऑप्शन में क्या होगा आंसर। तो आपको हम इस फास्ट बनाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, फास्ट। तो फास्ट कैसे निकालेंगे, A1 कितना दिया हुआ है 3 बटे A2 कितना दिया हुआ है 6, काटेंगे कितना जाएगा 1/2। अब निकालेंगे B1 बटे B2, तो B1 कितना दिया हुआ है 2 और B2 कितना दिया हुआ है 4। B1 कितना दिया हुआ है 2 और B2 कितना दिया हुआ है 4, कितना आ गया 1/2। अब निकालेंगे C1 बटे C2, C1 बटे C2 निकालेंगे। तो C1 क्या होगा 7 पॉजिटिव में है, तो इसको क्या लेना है नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इधर आएगा नेगेटिव में, और 15 को जब लेंगे तो क्या होगा नेगेटिव में आएगा। तो ये माइनस माइनस कटेगा कितना आएगा 7/15। इससे पता चल रहा है कि A1 इक्वल टू A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, लेकिन B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का। तो ये क्या कब होता है, ये कब होता है, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। क्या हो, जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। इसका मतलब होगा कि दोनों रेखाएं क्या होगा समांतर होगा। क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होगा। इसका यानी इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा मतलब क्या है, दोनों रेखा क्या है समांतर है। क्या है, दोनों रेखा क्या होगा, दोनों रेखा क्या होगा समांतर होगा, यानी कि दोनों रेखा क्या होगा इस तरह समांतर निकल जाएगा। क्या होगा, समांतर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x + 4y = 10, x + 2y = 5। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A1 बटे A2। A1 कितना दिया हुआ 2 और A2 कितना दिया हुआ 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। अब निकालेंगे B1 बटे B2। क्या एग्जाम में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तब करेंगे, नहीं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा फिर A1 A2 B2 C1 C2 सब लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एकदम सीधे बनाना है। B1 बटे B2 कितना जाएगा 4/2, इसका जगह 2, इससे काटेंगे कितना जाएगा 2। और अगर निकालेंगे C1 बटे C2, C1 बटे C2, तो C1 कितना है -10 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना होगा 10। यानी इससे पता चल रहा है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का और बराबर है C1 बटे C2 का। ये बराबर कब होता है, जब दोनों रेखा क्या हो संपाती हो। क्या हो, संपाती हो। यानी इसका क्या होगा अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल। अनंत हल क्या होता है, जब रेखा दोनों क्या होगा, रेखा क्या होता है, रेखा क्या होता है, दोनों रेखा क्या होता है, दोनों रेखा क्या होता है संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। जब दोनों रेखा संपाती होगा तो क्या होगा, उसका अनंत हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 2y = 6, 2x + y = 5। तो आराम से निकाल देंगे, स्पीड में निकालेंगे। देखिए अब एक बार में निकालेंगे। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 आना चाहिए। तो A1 कितना दिया हुआ है 4 और B1 कितना दिया हुआ है 2 और B1 कितना दिया हुआ है 2 और B2 कितना दिया हुआ है 1। इसको काटेंगे कितना आ गया, यानी 2 बराबर 2 आ गया। अब इसको यानी ये भी चेक करना पड़ेगा, C1 बटे C2 चेक करना पड़ेगा। तो C1 कितना दिया हुआ है 6 -6 और C2 कितना दिया हुआ है -5।
यानी कितना आ गया 6/5 आ गया। यानी क्या हो गया कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 का। ये कब होता है? जब इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। क्या हो? जब इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो यानी क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आप बनाइए। बना लिए? चलिए हम बनाते हैं। अब तो क्या निकालेंगे? A1/A2 निकालेंगे। तो कितना होगा? 7/14 यानी कि 1/2, 7 दूनी 14। अब निकालेंगे B1/B2, कितना देगा? 5/8 यानी कि जो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। बस यही मुझे पता चल गया। A/2 आया, 5/8 आया। अब आगे निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है। जब बराबर नहीं होता है वो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। ये क्वेश्चन बनाइए। बना लिए? अब हम बनाते हैं A1/A2 क्या होगा? 3/1 यानी 3। B1/B2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। ये दोनों बराबर आ रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं C1/C2। तो C1/C2 क्या आ रहा है? 15/6 माइनस 15/-6 होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर के उस पर दिया हुआ है। बराबर के इस पर में जब लाएंगे तो क्या होगा? -15/-6 यानी कितना आ गया? 15/6 आ गया। अब 15/6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 3 बराबर है 3 का, लेकिन 15/6 का बराबर नहीं है। यानी कि ये कब पैदा होता है? A1/A2 बराबर है B1/B2 का, अब बराबर नहीं है C1/C2 का। ये फॉर्म कब पैदा होता है? जब इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है? जब इसका कोई हल नहीं हो। जब इसका कोई हल नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरणों के युग्म। क्या है? समीकरणों के युग्म। क्या इसको बिना लिखे हम सॉल्व कर सकते हैं? बिना बोर्ड पर लिखे? तो बिना बोर्ड पर लिखने की कोशिश करते हैं। 2 चौके 8, 3 चौके 12 यानी A1/A2 बराबर है 5 चौके 20 यानी कि 4 बराबर 4 है। ये इस पैदा कब होता है? जब 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 क्या होना चाहिए? जब अनंत हल हो। क्या हो? जब अनंत हल हो। यानी कि A1/A2/B2 कितना हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि बिना हम इसको A1/A2 निकाले हुए सीधे क्वेश्चन को देख के क्या किए? बना दिए। अगला है कि समीकरणों के योग। इसको भी वही फॉर्म अपनाते हैं। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 8/18 कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कितना होगा? 9 होगा। यहाँ कितना बचेगा? 4 होगा। यानी कि ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है? जब इसमें कोई हल नहीं हो। क्या हो? जब इसका कोई हल नहीं हो। बोलिएगा सर जैसे काट रहे हैं, इसमें इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस फिर क्या होगा? कट जाएगा। इसीलिए 9/4 होगा, है ना? इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला क्या है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 यानी कि A1/A2 B1 बराबर नहीं है B1/B2। ये कब होता है? जब इसका एक अद्वितीय हल हो। क्या हो? यानी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा। क्या होगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा। दोनों रेखाएं क्या होगा? एक दूसरे को काटेगा। यानी कि मांगे एक रेखा ये जा रहा है तो दूसरा रेखा क्या करेगा? बीच में कहीं काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 और B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2। ये फॉर्म कब पैदा होता है? ये फॉर्म कब पैदा होता है? जब इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है? जब कोई हल नहीं होता। यानी कि जब दोनों रेखा क्या हो? जब दोनों रेखा क्या हो? समांतर निकल जाए। क्या हो? जब दोनों रेखा समांतर निकल जाए तो क्या पैदा होता है? A1/A2 बराबर है B1/B2 का और C1/C2 के बराबर नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का बराबर लेकिन C1/C2 यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा? इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मान के एक रेखा ये जा रहा है और दूसरा रेखा क्या कर रहा है? एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब दोनों रेखा पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरणों के युग्म में क्या होता है? तो ये क्या होता है? यानी कि होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और ये कब होता है? जब इसका क्या हो? एक हल हो। क्या हो? इसका एक हल हो। यानी कि एक हल का मतलब हो गया एक अद्वितीय हल हो। अगला है यदि दो रेखाएं समांतर हो, यानी कि
दोनों रेखा क्या होगा, समांतर हो गया कि युग्म का हल होगा। तो दोनों रेखा समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, इसका बराबर नहीं होता है c1/c2। ये कब होता है, जब इसका कोई हल नहीं हो, क्या हो, जब इसका कोई हल नहीं हो। अगला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित हो, पूर्णतः अध्यारोपित, मान लो पहला रेखा ये है, करेक्ट। अब दूसरा रेखा भी क्या हो, इसी पर आ जाए, जब दूसरा भी रेखा इसी पर आ जाए तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2। ये कब होता है, जब इसका कोई हो अनंत हल हो, क्या हो, अनंत हल हो। ये क्वेश्चन आप बनाइए, बना लिए, हम बनाए। यदि किसी समीकरणों के युग्म का केवल एक ही हल हो, यानी जब एक ही हल होगा, एक ही हल होगा तो रेखाएं क्या होगा, रेखा क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यदि किसी समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बना दिए। तो कोई हल नहीं हो, कल कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखा क्या हो, समांतर हो। तो क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर हो। अगला, यदि किसी समीकरणों के युग्म के अनंत हल हो, तो अनंत हल कब होता है, अनंत हल कब होता है, जब दोनों रेखा क्या हो, एक ही पर हो, क्या हो, पहला रेखा ये हो गया और दूसरा रेखा भी क्या होगा, इसी पर आ गया। जब दूसरा रेखा भी इसी पर आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वो अनंत हल कहलाएगा, क्या होगा, संपाती हो, को इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से एक कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि प्रतिच्छेदी, यानी कि अगर दो रेखा अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका एक हल होगा, क्या होता है, एक हल होता है। तो ये तो सही लग रहा है हमें, ये तो सही होगा आंसर। अगला, समांतर रेखाओं के अनंत हल होते हैं, क्या दोनों समांतर जब रेखा होता है तो इसका अनंत हल होता है, नहीं होता है, आंसर ये गलत हो जाएगा। संपाती रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, संपाती रेखा होता है, क्या होता है, उसका अनंत हल होता है, क्या होता है, उसका अनंत हल होता है, ये भी गलत होगा। उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों गलत है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्या इसको मेबर बना सकते हैं, यहाँ पर एक है, इसको काटेंगे कितना होगा, 2 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो क्या होता है, अनंत हल होता है, क्या होता है, अनंत हल होता है, यानी कि दोनों रेखाएं क्या होगा, संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा, यानी क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, यानी कि संपाती होगा, क्या होगा, संपाती रेखा होगा। अब इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम विलोपन विधि यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके, है ना। ठीक है, जय हिंद।